अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। तो बच्चों, हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज तो बेसिकली पहला तो हम यहाँ पे पुराने कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे, यानी कि जो हमने अभी फ़िज़िक्स में पढ़ना है, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, तो हमने बेसिकली पढ़ना क्या आज, पहले तो हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ होता क्या है, आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, 9th क्लास में हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने ख़त्म किया तो कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, कांस्टेंट मैंने सेपरेट किया तो मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी भी टाइम स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो लेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा। और इसका मतलब क्या होता है, जितना आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाएंगे उतना उसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा। आप जितना बॉडी को खींचेंगे उतना इसमें क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। यानी जितनी आप उस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी में डिफॉर्मेशन होगी, यानी जितनी आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उसकी लेंथ बढ़ेगी या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। स्प्रिंग के केस में कहानी कुछ समझने वाली। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी फोर्स होती है बच्चों, अगर हम किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाएं ना, किसी स्प्रिंग की, ये स्प्रिंग केस की बात कर रहा हूँ सलाह की। अगर किसी स्प्रिंग पे हम लोग क्या करें, फोर्स लगाएं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज आएगा। मैंने फोर्स लगाई, स्प्रिंग की लेंथ में क्या आया, इंक्रीज। जितनी मैं इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाऊंगा उतना इसमें क्या आएगा, इंक्रीज। यही है एक्सटर्नल फोर्स। इसे आप एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं कि आप किसी भी स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने खत्म किया तो वही सेम उसी तरह एक कांस्टेंट आ गया, इससे मतलब मैंने नाम दिया स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्स क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि ये एक स्प्रिंग की खासियत है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। ये हमें क्या बताएगा, स्प्रिंग की स्टिफनेस को, स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताएगा। अब स्टिफनेस क्या होती है कि यानी कि इसके अंदर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है आप लोगों का के है, ये डिटरमाइन करेगा कि स्प्रिंग हार्ड है या स्प्रिंग सॉफ्ट है। यहाँ देखो, लार्ज वैल्यू ऑफ के मतलब स्प्रिंग हार्ड है, मतलब क्या, स्प्रिंग यहाँ पे हार्ड है। और लेस वैल्यू ऑफ के स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट है। इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ पे के को सेपरेट करो तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्स। अब देखो, अगर स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा आ जाए तो के की वैल्यू कम, यानी कि ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा तो के की वैल्यू कम, और स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा कब आएगा, जब स्प्रिंग नर्म होगा। तो यहाँ देखो, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा, के की वैल्यू कम, लेस वैल्यू ऑफ के स्प्रिंग सॉफ्ट। और अगर उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाए ज़्यादा, तो यानी कि उसकी वैल्यू कम, के ज़्यादा, यानी कि लार्ज वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, स्प्रिंग कांस्टेंट की यही डेफिनेशन है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, यही क्या इसकी डेफिनेशन है। वो ये डेफिनेशन ये कह रही है, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और इंक्रीज इन लेंथ में जो रेशियो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्स का यूनिट मीटर। तो ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, जो हमने स्टडी करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आप लोगों के चैप्टर का नाम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें से लिखा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब इस वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं हम। ठीक है, आपने पढ़ा 9th क्लास में, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि एक बॉडी है, ये उसकी मीन पोजीशन है, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन के कभी इधर, यानी कि टू एंड फ्रो इसके मूव करना शुरू कर दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। द एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, यानी कि जो बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना,
उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो उसकी मीन पोजीशन से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मीन पोजीशन इधर को बढ़े तो एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन बढ़ेगा। इसको समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे कि ये एक कोई मास m है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं इसको उठा के यहाँ पे एक्सट्रीम पे लेके आया हूँ, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया x, लेकिन वो मास है वो जाना चाहेगा टुवर्ड मीन पोजीशन। जारी सी बात है भाई, जिसको लगा इसको बॉडी को यहाँ पे छोड़ेंगे तो किस तरफ आएगी, टुवर्ड मीन पोजीशन। क्यों, उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन है। अब देखो जितना उसको दूर लाके छोड़ेंगे उतनी ही उस ज़्यादा एक्सेलरेशन से इस तरफ आएगी, लेकिन रास्ते में एक्सेलरेशन तो कम होगा, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर को बढ़ाएंगे वैसे ही जो बॉडी का एक्सेलरेशन है टुवर्ड मीन बढ़ेगा। अब बॉडी को यहाँ से लाके यानी कितना इसको मीन पोजीशन उठा के यहाँ पे रखेंगे तो बॉडी किस तरफ भागेगी, टुवर्ड मीन। आप फिर अगर मीन से उठा के इधर स्ट्रीम पे लेके आएंगे तो ये फिर क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फिर भी उसका जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड मीन, जितना आप उसको मीन से दूर जाएंगे उतना उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन बढ़ेगा, जितना वो उसको मीन से दूर लेके जाएंगे उतना उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन बढ़ेगा। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, द एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब यही है कि अगर आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट इस तरह को बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन इधर को बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर को बढ़ा, एक्सेलरेशन इधर को, यानी कि एक्सेलरेशन जो वाइब्रेटिंग बॉडी का है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके ऑपोजिट होता है। तो बच्चों ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने रिवाइज करने हैं, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से। तो अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझे इसमें पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों को उस चीज़ को दोबारा क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।